नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जी हां, आज चर्चा प्रोजेक्ट जोरावर की। वर्तमान समय में बदलती तकनीक में युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं और भारतीय सेना भी नई तकनीक के जरिए खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में भारतीय सेना अब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लाइट टैंक लेने पर विचार कर रही है। इस परियोजना का ही नाम दिया गया है प्रोजेक्ट जोरावर। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट जोरावर क्या है, इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले लाइट टैंक की क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है तथा जोरावर किसके नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम जोरावर रखा गया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है कि भारतीय सेना को एक लाइट टैंक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो हम लोग जानते हैं कि 2020 में गलवान घाटी के बाद चीन ने एलएसी के इस ओर काफी कम समय में तथा बहुत ज्यादा मात्रा में अपने लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि भारतीय सेना के पास इस प्रकार के टैंकों की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अपने T-72 और T-90 टैंकों को डिप्लॉय करना प्रारंभ कर दिया। परंतु हाई एल्टीट्यूड एरिया में इन टैंकों की अपनी कमियां होती हैं। परंतु जब भारतीय सेना ने इस T-20 और T-90 टैंक को लद्दाख के एलएसी के पास पहुंचा दिया तो चीन बैकफुट पर आ गया और उसे बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा तथा पैंगोंग त्सो इलाके से पीछे हटने पर चीन अपनी सहमति बना चुका है। यद्यपि अभी हम लोग देखें तो कई ऐसे स्थान हैं जहां से चीन पीछे वापस नहीं गया है और चीन हमेशा से इस प्रकार की गतिविधियां करता रहा है। तो आने वाले भविष्य में भी संभावना जताई जा रही है कि चीन इस प्रकार की हरकतें एलएसी पर करेगा। इसलिए भारतीय सेना को इस प्रकार के टैंकों की आवश्यकता होने वाली है। अब यहाँ हम लोग देखें तो जो वर्तमान समय में भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंक हैं वो कच्छ के रन, जो कि एक दलदली इलाका है या जिसे हम लोग कह ले तटीय इलाका है, वहां या फिर ऊंचे क्षेत्र जैसे कि लद्दाख हो गया या अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में इन्हें ऑपरेट करना अत्यंत ही मुश्किल होता है। इसलिए भारतीय सेना एक लाइट टैंक पर विचार कर रही है। यदि हम लोग देखें तो चीन ने अपने बॉर्डर पर अपने अग्रिम पंक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना T-15 टैंक जो है इसे तैनात किया था। चीन का यह T-15 टैंक एक मीडियम और लाइट टैंक है। इन टैंकों के प्रति उत्तर में ही भारत ने अपने T-90 और T-72 टैंकों को तैनात किया था। परंतु इन टैंकों के ट्रांसपोर्टेशन में अत्यंत ही परेशानियां आती हैं, इसलिए भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए लाइट टैंक की जरूरत पड़ी थी। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि लद्दाख का जो एरिया है वह एक पहाड़ी एरिया है। अब चीन यदि यहाँ पर नीचे की ओर स्थित है तो भारतीय सेना अपने टैंकों को यदि रिज के ऊपर में ले जाकर के तैनात कर देती है तो चीन के लिए यह हानिकारक स्थिति हो जाएगी और यहाँ से भारतीय सेना की जो तोपें हैं या जो टैंक्स हैं वे आसानी से इन चीनी टैंकों को निशाना बना सकते हैं और इन्हें धूल चटा सकते हैं। परंतु इस ऊंचाई पर टैंक को पहुंचाना अत्यधिक कठिन है जब टैंक का प्रकार T-90 और T-72 हो। इसलिए भारतीय सेना चीन के ऊपर बढ़त बनाने के लिए लाइट टैंक की आवश्यकता महसूस कर रही थी। यहाँ हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लद्दाख का जो पोर्शन था ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। और अगर हम अब बात करें इससे पूर्व भारतीय सेना में लाइट टैंक की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा की लड़ाई में स्टुअर्ट टैंकों की तैनाती हुई थी और उस दौरान कोहिमा की लड़ाई में जापानी सैनिकों को अंग्रेज नियंत्रित भारतीय सेना ने पराजित किया था। अब 1947-48 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इन्हीं स्टुअर्ट टैंकों के सहारे भारतीय सेना ने नौशेरा, झंगर, राजौरी और जोजिला आदि में पाकिस्तान सेना को रोक दिया था। 1962 में यदि चीन युद्ध की बात करें तो उस समय भारत में
AMX-13 लाइट टैंक के द्वारा भारतीय सेना ने चुशूल और बोमडीला में चीनियों को पीछे रोका था। 1965 में भी AMX-13 टैंक के द्वारा भारतीय सेना छंब में पाकिस्तानियों को पराजित करने में सफल हुई थी। इसी प्रकार 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन की हम लोग बात करें तो भारतीय सेना के PT-76 प्रकाश टैंक बांग्लादेश तक पहुंच चुके थे और इन टैंकों के ऊपर भारतीय सैनिक सवार होकर के ढाका की सड़कों पर रेस लगाते हुए देखे गए थे। अब देखते हैं कि जोरावर टैंक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो यह जो टैंक होगा एक लाइट टैंक होगा, परंतु लाइट टैंक होने के बावजूद इसकी जो फायर पावर होगी वह अर्जुन टैंक, T-72 टैंक या T-90 टैंक के समान होगी। यद्यपि यह जो टैंक होने वाला है यह टैंक अर्जुन, परंतु वजन में यह अर्जुन T-72 और T-90 टैंक से कम होगी। इसका वजन 25 टन का होगा। यदि हम लोग इन टैंकों के वजन को देखें तो अर्जुन टैंक 68 टन का है, T-72 45 टन का है, वहीं T-90 46 टन का टैंक होता है, जिन्हें ऊंची और दुर्गम चोटियों पर आसानी से पहुंचाने में कठिनाई होती है। अब यदि हम लोग बात करें तो भारत को ऐसे टैंक की आवश्यकता है जो लद्दाख के पैंगोंग सो लेक में भी उतर सके, यानी ये टैंक पानी में भी चल सके। जैसा कि हम लोग पूर्व में देख चुके थे कि इन फिंगर एरिया में ही भारतीय सेना और चीन की सेना के मध्य कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और यहाँ पर इस पैंगोंग सो लेक में जो सीमा गुजरती है, यदि इस ओर भारत की ओर चीनी सेना आती है तो भारतीय सैनिक आराम से इस लाइट टैंक के सहारे पैंगोंग सो लेक को पार करके चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगी। इस टैंक के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जो है वह मंजूरी मिलने की इस महीने उम्मीद है, परंतु सैद्धांतिक मंजूरी जो है वह प्रदान की जा चुकी है। इसके पश्चात भारतीय सेना स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के पास अपने हिसाब से इस टैंक को बनाने का काम सौंपेगी। अब समझते हैं कि इस टैंक में जो कि प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत बनने वाले टैंक में क्या क्या खास चीजें होंगी। तो जोरावर में कई वेपन सिस्टम होंगे, जैसे मिसाइल होगी, जैसा आप नाग देख सकते हैं, तो यानी नाग मिसाइल को भी यह फायर करने में सक्षम होगी। इसमें एक मेन गन लगी होगी, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी। इसमें ड्रोन इंटीग्रेशन भी होगा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो ड्रोन इंटीग्रेशन होगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। कारण क्या होगा कि यदि लद्दाख के एरिया में इस टैंक को डिप्लॉय किया जाएगा, दुश्मन इस ओर बैठा है और भारतीय टैंक यहाँ है, तो हम लोग तो यहाँ पर देख नहीं पाएंगे कि चीनी सैनिक कहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए एक ड्रोन की मदद लेकर के इस पार पहले भेजा जाएगा और कमांडर यह देख पाएगा कि एक्चुअली चीनी सैनिक बैठे कहाँ हुए हैं, उसी के अनुसार यह इस टैंक के द्वारा गोलाबारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस टैंक में एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली लगाई जानी है। यह जो टैंक होगा यह न केवल मैदानी इलाकों में अपितु अर्ध रेगिस्तानी या फिर रेगिस्तानी या दलदली या द्वीपीय क्षेत्र या सीमांत इलाकों में भी काम करने में सक्षम हो। इस प्रकार का कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंडियन आर्मी को चाहिए ताकि दुश्मनों पर वह अचूक निशाना लगा सके और उन्हें युद्ध के मैदान में पराजित कर सके। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत बनने वाले जो भी टैंक होंगे वह सारे टैंक फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए। यदि वर्तमान समय में हम लोग ग्लोबल सिनारियो की बात करें तो नगोर्नो काराबाख के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान तथा रूस यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्ध में टैंकों को सर्वाधिक खतरा किससे हो रहा है, तो वह ड्रोन से हो रहा है, क्योंकि ड्रोन जो है टैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा इन युद्धों में उभर करके सामने आया है। उसे देखते हुए भारतीय सेना फ्यूचरिस्टिक टैंक पे भी काम कर रही है। इस टैंक का जो पहला प्रोटोटाइप होगा वह 2030 तक आ जाएगा। यह जो फ्यूचर का टैंक होने वाला है यह आसमानी खतरों को भी नष्ट करने में सक्षम होगा ताकि युद्ध में हमारी विजय सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पर है कि 2021 में रूस ने अपने स्प्रूट
टैंक को भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए भारत को ऑफर किया था, परंतु यह टैंक भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए सेना ने स्वदेशी निर्माताओं की ओर रुख किया ताकि भारत 350 हल्के टैंक खरीद सके और उन्हें दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में तैनात किया जा सके। अब यहां देखते हैं कि आखिर कौन थे जोरावर सिंह जिनके नाम पर प्रोजेक्ट जोरावर रखा गया है। तो जोरावर सिंह कश्मीर के शासक गुलाब सिंह के सेनापति थे। इन्होंने 1841 में तिब्बत में घुस करके चीनी सेना को पराजित किया था। इसके पश्चात जोरावर सिंह अपनी सेना के साथ चीनी झंडों को लेकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो भारतीय सेना में कार्यरत जम्मू कश्मीर राइफल या जैकरीफ रेजिमेंट स्वयं को जोरावर सिंह का ही वंशज मानती है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर। तब तक देखते रहिए मंथन 2.0, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।